हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज हम एनओएस साइंस का चैप्टर 3 परमाणु और अणु के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बार-बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न पहला है, रासायनिक संयोजनों के नियम से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है, रासायनिक संयोजनों के नियम द्वारा हम निम्न चीजों के बारे में जान पाते हैं। रासायनिक संयोजन द्रवों के भार के अंतर को मापने में सहायता करता है, यानी कि जो रासायनिक संयोजन द्वारा हम द्रवों के वेट को नाप पाते हैं। जैसे कि जल एक द्रव है, तेलीय पदार्थ ये सभी एक द्रव है, जिसके हम भार को रासायनिक संयोजन के द्वारा आसानी से नाप सकते हैं और उनके भार के अंतर को भी हम पहचान सकते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, एटियनी लेवाइजर द्वारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का भार उसमें प्रयोग होने वाले अभिकारक के भार के बराबर होता है। दोस्तों, एटियनी लेवाइजर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का जो भार होता है उसमें प्रयोग होने वाले अभिकारक के भार के बराबर होता है, यानी जो उत्पादों का भार और अभिकारक के भार का जो योग होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। उन्होंने मरकरी और ऑक्सीजन दोनों को तोलने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का भार उत्पाद के भार के बराबर होता है। दोस्तों, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल किया मरकरी ऑक्सीजन के बीच, मरकरी जिसे हम पारा भी बोलते हैं। इन दोनों को तोलने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का भार जो होता है वो उत्पादक के भार के बराबर होता है। और दोस्तों, अपने बात करते हैं चौथे पॉइंट की। इस नियम को उन्होंने द्रव्यमान के संरक्षण का नियम भी कहा। पांचों पॉइंट, रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का द्रव्यमान स्थिर रहता है, यानी जो भी पदार्थ होते हैं उनका जो द्रव्यमान यानी कि जो उनका जो मास होता है वो स्थिर रहता है। हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादकों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की। उदाहरण के लिए, शुद्ध पानी में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही होता है। शुद्ध पानी में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो 1:8 ही होता है। जैसे कि 11.11% हाइड्रोजन होता है, वह 88.89% ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है। यानी दोस्तों, 11% हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है, वह ऑक्सीजन का 88% द्रव्यमान होता है, जो इनके बीच 1:8 का होता है। इसी तरह दोस्तों, बात करते हैं 7वें पॉइंट की। अगर 9 ग्राम पानी में विघटित किया जाए तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगा। इससे दोस्तों में क्या पता चलता है, ये रेशो 1:8 का होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का वर्णन करना। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के बारे में क्या क्या बतलाया था उसको अब समझते हैं। 1808 में डाल्टन ने रासायनिक दर्शन की एक नई प्रणाली विकसित की थी, जिसके अनुसार निम्नलिखित परमाणु सिद्धांत का वर्णन है। यानी दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले जो परमाणु सिद्धांत का वर्णन 1808 में किया था और उन्होंने एक नई प्रणाली प्रकाशित की, जिसके अनुसार उन्होंने निम्नलिखित परमाणु के सिद्धांत के बारे में बताया था। तो दोस्तों, समझते हैं इनको। पहला पॉइंट उन्होंने बताया था, द्रव जो है वो सूक्ष्म अविभाज्य परमाणु से बना है। जो हम द्रव देखते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे अविभाज्य परमाणुओं से बने हैं। दूसरा है, एक रासायनिक तत्व के सभी परमाणुओं के भार व दूसरे गुण एक समान होते हैं। यानी दोस्तों, जो रासायनिक तत्व होते हैं उनके सभी जो परमाणु के भार होते हैं और दूसरे गुण के एक समान ही होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी दोस्तों, भिन्न भिन्न जो तत्व होते हैं उनके जो परमाणु एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तथा उनके परमाणु भार भी भिन्न भिन्न होते हैं और जो उनके परमाणु भार होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं 4th पॉइंट की। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं किंतु विघटित नहीं होते हैं। जो दोस्तों परमाणु होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेते हैं लेकिन वो विघटित नहीं होते। विघटित यानी कि वो विभाजित नहीं होते हैं तथा अपनी पहचान बनाए रखते हैं और जो उनकी जो पहचान है वो भी वो बनाए रखते हैं, उसको खोते नहीं है। अब समझते हैं 5वें पॉइंट को। एक तत्व के प्रत्येक परमाणु का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। जी हाँ दोस्तों, सभी तत्वों का एक जो प्रत्येक परमाणु होता है उनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और जो एक तत्व के जो प्रत्येक परमाणु का होता है वो एक निश्चित द्रव्यमान होता है। यानी जितने भी तत्व है उनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो एक निश्चित होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। परमाणु क्या है और परमाणु का आकार क्या होता है? तो दोस्तों, अब समझते हैं परमाणु क्या है। परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण है जो अपने रासायनिक गुणों को बरकरार रखता है। यानी दोस्तों, परमाणु जो होता है किसी भी तत्व का एक छोटा से छोटा कण होता है जो अपने रासायनिक गुणों को बरकरार रखता है, वो उसको खोता नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं परमाणु का आकार क्या है। किसी भी तत्व के परमाणु का आकार वो द्रव्यमान दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होता है। जैसे कि दोस्तों ने पहले बात की थी कि किसी भी तत्व के जो परमाणु का आकार और द्रव्यमान एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। और जो परमाणु होता है, अगर हम दूसरे पॉइंट की अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। परमाणु बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ना हम इसकी कल्पना भी कर सकते, जिसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। ये परमाणु बहुत ही छोटे कण होते हैं और ना ही हम इसे किसी से पदार्थ से इसकी तुलना भी कर सकते। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। हमारे चारों ओर मौजूद सभी जो द्रव हैं वो परमाणुओं से बने हैं। ये आयताकार या गोलाकार भी हो सकता है और दोस्तों, जो इसका आकार है वो छोटा होने के कारण हम इसके आकार को नैनोमीटर के पैमाने पर व्यक्त करते हैं
और दोस्तों इतना छोटा होता है कि इसको व्यक्त करने के लिए हम नैनोमीटर की सहायता करते हैं और नैनोमीटर के द्वारा हम इसको मापते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पांचों पॉइंट की। हम परमाणु को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि दोस्तों मैंने पहले ही बात की थी कि जो परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, यानी कि MTM एक मशीन होती है जिसे माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, के द्वारा हम इसके कणों को देख सकते हैं। अब दोस्तों सारणी के माध्यम से समझते हैं कि नैनोमीटर क्या होता है। हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो उसकी जो त्रिज्या होती है वो 10⁻10 होती है, और दोस्तों रेत का जो कण होता है उसको हम 10⁴ नैनोमीटर की सहायता से नापते हैं। तरबूज को भी हम नैनोमीटर की सहायता से 10⁻1 के रूप में नाप सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, समस्थानिक और परमाणु द्रव्यमान के बीच क्या अंतर है? उदाहरण देके समझाइए। इस प्रश्न में हम ये समझेंगे कि समस्थानिक और परमाणु द्रव्यमान के बीच क्या क्या अंतर होते हैं, हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म मौलिक कणों से बने हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में नाभिक में रहते हैं दोस्तों, जिसमें दो कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के केंद्र में नाभिक में रहते हैं, और नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। यानी कि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है, यानी नेगेटिव होता है, जो इन दोनों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक में घेरे हुए रहता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। जो दोस्तों नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसे उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन बन सकता है परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक वो होता है जो प्रोटॉनों की संख्या को नाभिक में प्रदर्शित करता है, उसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे उदाहरण, ऑक्सीजन नाभिक में 8 प्रोटॉन होता है तथा कार्बन में 6 प्रोटॉन होता है, और हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है। ये सभी प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है कि जैसे ऑक्सीजन जो है नाभिक में 8 होता है, 8 प्रोटॉन होते हैं, और कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है। 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग एक ही होता है, यानी कि दोस्तों जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा उतना ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी होगा। इन दोनों का द्रव्यमान लगभग एक ही होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी द्रव्यमान संख्या क्या होती है दोस्तों, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है, यानी कि जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है उनका योग, यानी कि उन दोनों का योग को हम क्या कहेंगे, परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे कि दोस्तों नाभिक के कुल द्रव्यमान में प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों ही शामिल होते हैं, और इन दोनों का योग क्या कहलाता है, तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए कार्बन चिन्ह का यह संकेत करता है कि कुल 12 नाभिक है जिसमें प्रोटॉन तथा इतने ही 6 न्यूट्रॉन होने चाहिए। यानी कि दोस्त जैसे कि 12 कार्बन में 6 प्रोटॉन होंगे तो 6 न्यूट्रॉन भी होने चाहिए, तभी ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, ये दोनों समान होंगे। अब दोस्तों समझते हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक वो होता है ऐसे परमाणुओं को जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। जैसे दोनों बात की थी परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो ऐसे परमाणुओं को जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे हम समस्थानिक कहते हैं। इनकी जो परमाणु क्रमांक तो समान होगी किंतु जो द्रव्यमान संख्या होगी वो अलग अलग होगी, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के लिए 3:1 जो 2 समस्थानिकों 35/17 क्लोरीन व 37/17 क्लोरीन के मिश्रण से क्लोरीन प्राप्त हुआ है। यानी दोस्तों इन दोनों के जो मिश्रण से हमें क्या प्राप्त हुआ है, क्लोरीन प्राप्त हुआ है। ये समस्थानिक 3:1 के अनुपात में मौजूद होता है। अब क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, इसे हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों 35/17 व 37/17 क्लोरीन 3:1 के अनुपात में मौजूद है, अतः 3 परमाणु द्रव्यमान है। इसमें दोस्तों क्या है, तो 3 परमाणु द्रव्यमान है और 1 परमाणु द्रव्यमान क्या है, 37 का है। यानी 3 परमाणु द्रव्यमान है 35 का, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 परमाणु द्रव्यमान है 37 का। तो इसको हम औसत परमाणु द्रव्यमान निम्न रूप से निकाल सकते हैं, 35 × 3 प्लस 37 × 1। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 × 3 से और 37 को 1 से, और इसको हम दोस्तों डिवाइड करेंगे 4 से। तो दोस्तों हमारा आंसर ये निकल के आएगा, इसको हम डिवाइड करने पे 35.54। ये औसत परमाणु द्रव्यमान होगा क्लोरीन का। तो क्लोरीन का दोस्तों औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, 35.5 क्लोरीन। अब दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। अणु क्या है? अणु क्या है? तो अणु दोस्तों एक निश्चित व्यवस्था में एक या अलग तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु का समुच्चय है। यानी दोस्तों अणु जो होता है वो एक निश्चित अवस्था में होता है और ये अलग अलग तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु का एक समुच्चय यानी कि मिश्रित रूप है। अणु जो होता है दोस्तों पदार्थ वो सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी सामान्य परिस्थिति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। दोस्तों परमाणु जो है वो भी एक सूक्ष्म कण होता है किंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसके विपरीत अणु जो है वो भी एक सूक्ष्मतम कण होते हैं किंतु वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ऑक्सीजन, जैसे कि दोस्तों ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन आदि ये सभी अणु के एग्जाम्पल हैं जो दोस्तों 2 परमाणु से बना है। ये सभी क्या है दोस्तों, 2 परमाणु से बना है। जैसे कि जल
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ये अणुओं का उदाहरण और ये सभी अणुओं का उदाहरण भी है। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट 4 की। यौगिक के जो अणु होते हैं वो एक से अधिक तरह के परमाणु से बने होते हैं। यौगिक जो होते हैं एक से अधिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के लिए पानी का अणु 2 प्रकार के परमाणु से बना है, जैसे कि मैंने बताया था ऑक्सीजन व हाइड्रोजन। पानी के अणु जो 2 प्रकार के परमाणु से बने हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु हैं और ये पानी के 2 अणु हैं कहलाते हैं। पानी के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के व 1 परमाणु ऑक्सीजन का विद्यमान होता है। जब पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं व ऑक्सीजन के 1 परमाणु होता है, ये H2O के रूप में लिखा जाता है। और ये कैसे लिखा जाता है तो दोस्तों H2O के रूप में लिखा जाता है। H2 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 होते हैं, इसलिए हम इसे H2O के रूप में लिखते हैं। जैसे कि दोस्तों इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहला चित्र है दोस्तों वो हाइड्रोजन को प्रदर्शित करता है और इस चित्र में हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन, इसके विपरीत चित्र बी में ये कार्बन को प्रदर्शित करता है जिसके नाभिक में 6 प्रोटॉन है और चित्र सी में ऑक्सीजन परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है जिसके नाभिक में 8 प्रोटॉन है। तो दोस्तों हमने पहली बात की थी जितने प्रोटॉन होंगे उसके आधा न्यूट्रॉन होगा। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन के परमाणु में 8 प्रोटॉन इसके बराबर यानी कि 4 न्यूट्रॉन होंगे। तो मुझे दोस्तों आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों यहाँ इस इमेज में कुछ सामान्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए हुए हैं जिसको आप एक बार समझने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 5 है, मोल अवधारणा क्या होती है। तो दोस्तों समझते हैं मोल अवधारणा क्या होती है। अणुओं और परमाणुओं की जो रासायनिक गणना की इकाई को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। यानी जो अणुओं और परमाणु की जो रासायनिक गणना होती है यानी कि कैलकुलेशन होती है उसकी इकाई को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। मोल जिसका प्रतीक मोल SI अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। जब मोल को हम किसमें प्रदर्शित करते हैं, मोल को हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में प्रदर्शित करते हैं और ये पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए आधार इकाई है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। जैसे कि कार्बन 12 के 0.012 की ग्राम यानी कि 12 ग्राम में मौजूद परमाणु की संख्या को हम मोल कहते हैं। जैसे कि दोस्तों कार्बन 12 के 0.012 की ग्राम जिसे हम 12 ग्राम भी कहते हैं में मौजूद परमाणुओं की संख्या को हम कहेंगे मोल कहेंगे। यानी कार्बन में 12 ग्राम जो है वो परमाणुओं की संख्या को हम इसे मोल कहते हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें बताया गया है कि मोल द्वारा हमें यह पता चलता है कि कार्बन 12 में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु मौजूद है। यानी कि दोस्तों कार्बन 12 में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु मौजूद है। इससे हमें ये पता चलता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है दोस्तों, तो 12 द्रव्यमान है। यानी कि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वह 12 द्रव्यमान होता है। और दोस्तों हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 4 द्रव्यमान होता है। इससे दोस्तों हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि कार्बन का एक परमाणु हीलियम के एक परमाणु से 3 गुना भारी है। यानी कि दोस्तों जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों चित्र में, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12 है और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान वो 4 है। इससे यानी कि दोस्तों हीलियम के 3 गुना ज्यादा है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। इस तरह के जो कार्बन को हम 6.02 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु हीलियम है। उदाहरण के लिए दोस्तों एक प्रश्न दिया हुआ है 3.5 मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम होते हैं। तो ऑक्सीजन को हम O2 के माध्यम से इसको लिखते हैं, का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 32 ग्राम होता है। अंत ऑक्सीजन के जो 3.5 मोल में ऑक्सीजन के ग्राम की संख्या भी इसको हम निकालते हैं। 3.5 ऑक्सीजन के मोल को हम 32.0 ग्राम मोल से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी जो इस प्रकार से है 112.0 ग्राम हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस सारणी में आणविक और मोलर द्रव्यमान के दर्शाया गया है जिसको हम समझते हैं। ऑक्सीजन का जो आणविक द्रव्यमान है वो 32 ग्राम है। इसके विपरीत जो मोलर द्रव्यमान है वो भी 32 ग्राम है। यानी कि दोनों के जो द्रव्यमान है आणविक और मोलर वो दोनों ही समान है। इसी तरह क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान 71 है और जो मोलर द्रव्यमान है वो भी 71, इन दोनों का भी समान है। इसको आपको समझना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, यौगिकों के समस्थानिकों सूत्रों का लेखन तथा संयोजकता और सूत्रीकरण को बताएं। यानी जो यौगिक के जो समस्थानिक जो सूत्र होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, उनका लेखन किस तरह से किया जाता है और संयोजकता और सूत्रीकरण को बताएं। यानी उनके सूत्रीकरण को हमें बताना है। यौगिक जो होते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों के द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में क्रिया करने से बना होते हैं। यानी यौगिक जो है 2 या 2 से अधिक तत्वों के द्रव्यमान जो होते हैं उनके निश्चित अनुपात में क्रिया करने से बने होते हैं। यौगिक के जो रासायनिक सूत्र से उसकी रासायनिक संरचना का ज्ञान होता है। यौगिक के रासायनिक सूत्र से हमें क्या होता है, उसकी रासायनिक संरचना का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए पानी का जो सूत्र है वह H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु पदांक के रूप में दिखाए गए हैं। यानी जो हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु किस रूप में दिखाए, पदांक के रूप में दिखाए गए हैं। अब बात करते हैं संयोजकता। संयोजकता क्या होता है, प्रत्येक तत्व की दूसरे तत्व से संयोग करने की एक निश्चित क्षमता होती है और इन तत्वों की संयोजक क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता कहलाती है। यानी दोस्तों की प्रत्येक तत्व की दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता होती है, निश्चित सीमा होती है। उन तत्वों की जो संयोजक क्षमता होती है उनको हम क्या कहते हैं, संयोजकता
कहते हैं। और रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हम तत्वों के परमाणु का संयोजकता एक दूसरे से बदल कर करते हैं, यानी कि एक दूसरे से बदल कर लिखते हैं। जैसे कि कार्बन व क्लोरीन के संयोग से, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से, हाइड्रोजन व क्लोरीन के संयोग से यौगिक का संभाव्य सूत्र इस प्रकार लिखा जाता है। इस दोस्तों इस सारणी में तत्वों की संयोजकता को बताया गया है। जैसे कि तत्व है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और हाइड्रोजन का संयोजकता क्या होता है दोस्तों, तो 1 होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है और क्लोरीन की 1 होती है, ब्रोमीन की भी 1 होती है और आयोडीन की भी 1 होती है। ये सभी दोस्तों तत्व की संयोजकता को दिखा रहा है। जैसे कि इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, तत्व हैं क्लोरीन और कार्बन, और कार्बन का जो संयोजकता है वो 1 है और क्लोरीन की संयोजकता क्या है दोस्तों, 4 है। जैसे कि दोस्तों तत्व है कार्बन और क्लोरीन, हम इनके जो संयोजकता को फेरबदल करके लिखते हैं। जैसे कि कार्बन का संयोजकता है 4, लेकिन इसको हम 1 के रूप में प्रदर्शित करेंगे, मिलाएंगे। और क्लोरीन की जो संयोजकता है वह है 1, इसको हम 4 के रूप में सम्मिलित करेंगे। इसी तरह दोस्तों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के भी संयोजकता को हम एक दूसरे से बदल कर लिखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें निम्नलिखित सूत्र प्राप्त होता है। जैसे कार्बन और क्लोरीन को मिलाने पर हमें CC4 सूत्र प्राप्त होता है, और इसी तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने पर दोस्तों हमें H2O प्राप्त होता है। और इसी तरह दोस्तों तीसरे चित्र में हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाने पे हमें HCl अम्ल प्राप्त होता है। तो दोस्तों मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।